देखिए आपका ये यूएनओ चल रहा था और फिर एक बार आपका मैंने दोहराना भी हमेशा दोहराना भी आपको है, ये नहीं कि भूल जाइए पीछे वाला। यानी कि आपका अभी 6-7 लेक्चर हुए हैं और इसमें से निश्चित तौर पे 2 या 3 क्वेश्चन आपका बनते हैं। हम लोग आपका एक तो प्रियम्बल दिया गया है और 4 बातें बताई गई है। फिर आपका आर्टिकल 1 में जो है आपका आर्टिकल 1 में उद्देश्य या पर्पस दिए गए हैं। तो यूएनओ के कितने उद्देश्य हैं? 4, ये हम बताए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण इधर पूछा जाता है वह आर्टिकल 2 पूछा जाता है। आर्टिकल 2 में कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि ये जो 7 कितने सिद्धांत हैं, याद रखना है 7, और इसका क्रम वाइज भी याद रखना है। और किस सिद्धांत में कौन सी बात या माने नियम समाहित है वो भी अलग से पूछा जाता है। और इसमें आइए हम देखते हैं, आपका कोरिलेट भी किया गया था कि जैसे ही प्रिंसिपल पूछे तो आपका सीपीसी, टीपीए और कॉन्स्टिट्यूशन 3 को आपका कह सकते हैं कि कोरिलेट करके पढ़ना है। और उसको फिर एक बार बता दें, हम तीनों को कोरिलेट कर लिया जाए। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 8, अर्थात जब भी यूएनओ कोई कार्य करेगा तो ये जो 7 प्रिंसिपल हैं इन प्रिंसिपलों को ध्यान में रखेगा। इसका मतलब ये हुआ भाई, टीपीए में आपका लगातार बताया जा रहा है और वह ये है कि जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से संबंधित प्रिंसिपल है, सिद्धांत हैं, उनका उल्लेख चैप्टर 2 में किया गया है और सेक्शन 5 से लेकर 53A तक। यानी कि जब भी आप संपत्ति का ट्रांसफ़र टीपीए में करिए तो 5 से लेकर 53A तक की धाराओं का आप सम्मान करिए, इनका पालन करिए। इसी प्रकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर पढ़ा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल दिए गए हैं तो पॉलिटी उसका कंडक्ट है, यानी कि व्यवहारिक रूप है। इस प्रकार एक कोरिलेशन और सीपीसी में करना है और तब आपका फिर एक बार सिद्धांत शुरू किया जाए। सीपीसी में सीपीसी की जो प्लानिंग है, योजना है, आपका आगे बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा भाई जल्दी, क्योंकि आपका जे के लिए मुख्य रूप से 2 सब्जेक्ट अभी बचे रह जाएंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी। तो आपका 15 तक 2 सब्जेक्ट इधर हो सकता है समाप्त हो जाए। उसके बाद आपका सीपीसी भी अब आवश्यक है कि चलाया जाए, क्योंकि यूपीजे की जब आ जाए वैकेंसी तो एक बार आप पढ़े रहेंगे तो कम से कम जब दूसरी बार पढ़ाया जाएगा एक्स्ट्रा क्लास में तो उसमें केवल रिवीजन के लिए रखिए, पढ़ने के लिए नहीं, बस स्मृति ताज़ा कराने के लिए। यानी कि एविडेंस का सेक्शन 159 के तहत मेमोरी क्या करानी पड़े, केवल रिफ्रेश भाई, और नहीं। क्वेश्चन यहाँ भी खूब पूछा जाता है। यानी कि जब भी कोई वाक्य बोलिए आपका कम से कम एक सेक्शन या एक केस या एक सिद्धांत उस वाक्य पर क्या करना है, तैयार करना है। देखिए आपका सीपीसी में एक लाइन में 1 मिनट बता दिया जाए तब फिर बैक होया जाए यूएनओ। सीपीसी की जो प्लानिंग है, योजना है, वह सीपीसी को 2 क्लाज में बांटती है। पहले क्लाज में सेक्शन दिए गए हैं, 158 सेक्शन दिए गए हैं। ये जो सेक्शन है इसमें सिविल मैटर के प्रिंसिपल बताए गए हैं, यानी कि सिद्धांत बताए गए हैं। अब इन सिद्धांतों को कैसे कंडक्ट में लाएंगे, कैसे व्यवहार में लाएंगे, इसके लिए सीपीसी में फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, प्रथम अनुसूची दी गई है और उसमें टोटल
51 आर्डर या 51 आदेश दिए गए हैं। 51 उन आदेशों में रूल दिए गए हैं और वहीं रूल या जो नियम है मुख्य रूप से प्रोसीजर या प्रक्रिया को बताते हैं और आपका जो सिद्धांत है सेक्शन में उसको गतिमान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं या उसको कंडक्ट में लागू करते हैं। तो भाई सीपीसी में भी याद रखना है, प्रिंसिपल कौन हो गया, सेक्शन, और कंडक्ट कौन हो गया, व्यवहार कौन हो गया, आर्डर में दिए गए रूल। उसी प्रकार आपका यूएनओ में फिर से एक बार भाई बैक आ जाए, चौथा हम बता रहे थे लेकिन फिर एक बार हम दोहरा देते हैं आपका, तब आगे हम बताते हैं। देखिए आपका पहला क्या बताया गया था, पहला आपका बताया गया था प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्विटी, यानी कि प्रभुत्व संपन्न समानता का सिद्धांत, ये भी हम समझा चुके थे। दूसरा बाध्यताओं के पालन का सिद्धांत, यानी कि जो भी ऑब्लिगेशन है प्रत्येक देश का ये कर्तव्य है कि उसको फुलफिल करे, उसको पूरा करे। तो यहाँ भी क्वेश्चन बना है कि पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत आपका आर्टिकल 2 के किस क्लाज में समाहित है, ये पूछा गया क्वेश्चन, गलत न हो। तो पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत आर्टिकल 2 के क्लाज 2 में समाहित है। पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत किसने दिया, ये भी कई बार जे में आ चुका है, एंजिलाटी ने। एंजिलाटी कहाँ का था, इटली का था। अब एक लाइन पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत होता क्या है वह देखना है, हो सकता अर्थ पूछ ले। राज्य पक्षकार, याद रखिए, यानी कि जो स्टेट हैं वह आपस में जो भी ट्रीटी करते हैं, जो भी संधि करते हैं, उस संधि के अंतर्गत जो उस संधि का वे पालन करेंगे, यानी कि उस संधि का वे वायलेशन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उस संधि को पालन करेंगे। इसी को हम इसी पर आधारित भी हैं यूएनओ कि भाई 51 राज्य जुटे थे, आपस में समझौता किए, एक चार्टर या विलेख या दस्तावेज बनाए और ये कहे कि हम लोग सभी लोग इस बात से रजामंद हैं कि इन दस्तावेजों में कही गई बातों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो याद रखिए। इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 2 का क्लास 3 देखा जाए, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनका कैसा सेटलमेंट किया जाए, पीसफुल शांतिपूर्वक तरीके से उसका माने समाधान निकाला जाए। तो शांति 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 3 बार याद रखिए और 3 बार याद के बाद आपका कुछ प्रावधान याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये जो आपका फिर बता दिया जाए, जो ये तीसरा क्लाज है ये माना जाता है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं उनका पीसफुल रूप से सेटलमेंट किया जाए। इसी को तमाम विद्वान सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि या यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ या यूएनओ का यूनिवर्सल नियम या सार्वभौमिक नियम मानते हैं। या इसको और जहाँ तक कह सकते हैं कि इसमें बात है आपका अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो उपाय मैं बताया था भाई, पहला उपाय आपका देखना है, फिर याद रखिए, वह आपका यूएनओ चार्टर का अध्याय 6 क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। फिर एक बार समझिए, यूएनओ के किस अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का प्रावधान किया गया है। तो चैप्टर भी याद करना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर 6। और अनुशासनिक कार्रवाई यानी कि बल का प्रयोग करिए, सेंक्शन का प्रयोग करिए,
यानी कि नाकाबंदी से लेकर किसी देश पर आक्रमण कर दिया जाए, ये कार्यवाही किस चैप्टर में है? 7। तो चैप्टर 6 भी तैयार करके जाना है, 7 भी तैयार करके जाना है। आप जाकर कम से कम एक बार अब साल पेपर भी दोहराइए भाई, जिसके पास भी हो साल पेपर एक बार रिवीजन करना क्या करिए, और जाकर देखिए कि जो सर ये टेक्निकल क्वेश्चन बना रहे हैं क्या ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, कि सर कहीं फर्जी तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई आपका फर्जी भी बोला जा सकता है, और फर्जी बोला जा रहा है कि सही, ये आपका कर्तव्य है कि जाकर क्या करिए, कंपटीशन की किताबें खोलिए और उसमें चेक करिए, और गलत हो तो भाई बताइए कि सर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं था, आपने बताया। कम से कम एक बार फोन से ही बता सकते हैं, सार्वजनिक ना बताना हो तो। अगला देखिए भाई आपका, इसको हमने कोरिलेट किया था तीसरे क्लास को भारत से। क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्य होगा वह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए? तो ये कहाँ बताया गया है? तो वह आर्टिकल मैं बताया था 51 में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? 51। और एक बार आप जाकर घर पर 51 का निचली लाइन जरूर देखिएगा, एक बार कम से कम देख लीजिएगा। आइए चौथा चला जाए भाई आपका, जो चौथा सिद्धांत है यानी कि आर्टिकल 2 का क्लाज 4, बल का प्रयोग न करने का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह चौथा सिद्धांत है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर फोर्स या बल का प्रयोग नहीं करेगा। अब फोर्स होता क्या है, थोड़ा बहुत तो आपको जानना पड़ेगा, अभी हम भारतीय कानून में अलग से आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक देश ये वादा करता है कि वह दूसरे देश पर बल या फोर्स का प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात अटैक नहीं करेगा। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसका एक्सेप्शन है, और वह एक्सेप्शन आपका कल आर्टिकल बताया गया था और रट कर जाना है, ये भी आ चुका है। और वह आपका जो यूएनओ का चार्टर है उसका अनुच्छेद कौन सा एक्सेप्शन है? 51 है। अब 51 को हमने कल को रिलेट भी किया था। 51 में ये है सेल्फ डिफेंस, यानी कि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर बल का प्रयोग आत्मरक्षा या स्वयं की रक्षा या प्राइवेट प्रतिरक्षा या सेल्फ डिफेंस में कर सकता है। सेल्फ डिफेंस का प्रावधान क्वेश्चन बन चुका है जे में कि यूएनओ चार्टर के किस आर्टिकल में किया गया है? तो 51। तो कब बल का प्रयोग किया जा सकता है? हमेशा नहीं, कब? आत्मरक्षा का सिद्धांत किस आर्टिकल में समाहित है? 51। अब दो शब्द आए हैं आपका, वो भारत में भी जोड़ते रह जाए। एक तो फोर्स आया है, बल आया है, और दूसरा आपका क्या शब्द आया है? आत्मरक्षा। तो बल आपका या फोर्स जब पढ़िएगा तो आईपीसी का ही सेक्शन पढ़िएगा। बल शब्द को, फोर्स शब्द को कहाँ डिफाइन किया गया है? 349 आईपीसी। बल को कहाँ परिभाषित किया है? 349। और अगर इसी बल का प्रयोग ऑफेंस या अपराध के लिए अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल। और आपराधिक बल किस आपका सेक्शन में आईपीसी के? 350। याद रखिएगा, इस बल का प्रयोग किसके लिए? अपराध के लिए। तो क्या कहलाएगा? आपराधिक बल की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में?
350 और बल की परिभाषा 349, ये रटे रहिए। दूसरा आत्मरक्षा भी मैं बता चुका था। जो भारत में आपका सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस का दिया गया प्रावधान, वह आईपीसी के कहां से कहां तक 96 से लेकर 106 तक, यानी कि फिर एक बार आईपीसी को भी कोरिलेट करिए। देखिए जनरल रूल ये है या सामान्य नियम ये है कि व्यक्तियों के जान और माल की रक्षा करना, यानी कि लाइफ की और प्रॉपर्टी की डिफेंस करने की जो प्राइमरी ऑब्लिगेशन है, प्राथमिक जिम्मेदारी है, वह किसकी है? राज्य की। राज्य सक्षम भी है, आपका इतना पुलिस बल रखा है, इतना सैनिक रखा है, वह जिम्मेदारी निभाने में सक्षम भी है। लेकिन आपका फिर वहीं आ गया आपका समसुल हुदा का कोटेशन, राज्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, प्रत्येक अपराधी के पैरों तले पुलिस खड़ा नहीं कर सकता। अतः जहां राज्य की सहायता आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां आप सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट प्रतिरक्षा में वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपको अपने बचाव में करना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक जिम्मेदारी स्टेट की है, और अगर स्टेट अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को नहीं निभाता तो हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या करेंगे? यूज करेंगे। अगला, इस सिद्धांत को आपका इस जो ये बल का प्रयोग न करने का जो सिद्धांत है, इसमें एक मैक्सिम छुपी है। वही मैक्सिम पूछी जाती है। जस कोजेंस लिखवाते समय हम लिखवा देंगे। जस कोजेंस का सिद्धांत कहाँ है? तो आपका आर्टिकल 2 के किस क्लाज में? 4। आइए देखा जाए आपका अगला भाई 5 से चलना है। आपका 4 तक तो डिटेल थोड़ा बताया भी गया था। आइए आर्टिकल 2 का क्लाज 5, यूएनओ को सहायता देने का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस टू द यूएनओ, यानी कि प्रत्येक सदस्य देश का ये कर्तव्य होगा कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को हेल्प दे, सहायता दे। अब ये है कि सहायता कैसे दिया जा सकता है, कैसे नहीं दिया जा सकता, यही आपका कह सकते हैं कि आपको देखना है। देखिए हेल्प कैसे, जैसे कि इस समय अफगानिस्तान है और तमाम देशों से हेल्प गनी ने मांगा, लेकिन कोई भी देश सहयोग नहीं किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ आगे बताया जाएगा, सुरक्षा परिषद भी विफल, आपका महासभा भी विफल, ये सब यानी कि सब संस्थाएं क्या हो गई? विफल हो गई। यानी कि कोरोना को रोकने में आपका WHO विफल हो गया, और अफगानिस्तान को ज्वाला से बचाने में आपका यूएनओ पूरी तरह क्या हो गया? विफल। अब क्यों विफल हो गया? अभी आगे तमाम बातें आएंगी। अभी तो आपका मैंने शुरुआत ही नहीं हुई अंगों की। अभी तो आपका सामान्य बातें ही एक दिन लगेगा, और उसके बाद आपका महासभा आ जाएगी। लेकिन आपका अभी बताया जाएगा उस बिंदु पर, और कोई ना कोई करंट मुद्दा लेकर चलना ही सही भी रहता है। उससे दिमाग में ज़्यादा भाई क्या होती हैं? बातें सेट होती हैं। आइए यूएनओ को सहायता देने का आपका सिद्धांत, तो यूएनओ को कैसे सहायता दी जाएगी? अब देखिए कैसे सहायता दी जाएगी। पहली सहायता ये दी जा सकती है कि यूएनओ को फंड दिया जाए। मैं बता दूं, यूएनओ कोई नोट नहीं छाप रहा है। नहीं, बंद है रहने दीजिए। वो सिस्टम अलग कर दिया गया भाई। पंखा चलने दीजिए, नहीं तो एग्जॉस्ट बंद करिए। एग्जॉस्ट इधर वाला है, ऊपर लास्ट वाला। हाँ, पंखा चला दीजिए सब। देखिए आपका ये फिर बताया जाए आपका कैसे यूएनओ को सहयोग दिया जाता है। 2-3 पॉइंट यहाँ देखना है।
पहला तो फंड देकर सहयोग करिए। फंड यानी कि पैसा देकर, तो सभी देश पैसा देते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है। आपका WHO तमाम संस्थाओं को, इसीलिए दबदबा भी रहता है और कोई। इसके बाद दूसरा सहयोग ये है कि अगर UNO किसी कार्यवाही को करता है, अर्थात यदि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी एक्ट को करता है, कार्य को करता है, तो सभी देश उस कार्य में सहयोग करेंगे। और तीसरा ये है कि अगर UNO या संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के विरुद्ध आपका प्रवर्तन कार्यवाही करता है, यानी कि इन्फोर्स की कार्यवाही करता है, तो सभी UNO देशों का ये कर्तव्य है कि वह UNO को इस दिशा में सहयोग करे। तो भाई सेना से सहयोग करिए, पैसा से सहयोग करिए। UNO के पास कोई सेना नहीं है। ये कैसे इनको सेना मिलती है? राज्य करार द्वारा सेना मुहैया कराते हैं, और ज़्यादातर सेना आपका पश्चिमी देशों की है। हमें नाटो की सेनाएं ज़्यादा हैं और भारत ज़्यादा सेना नहीं देता, क्योंकि आपका भारत को ये भी दिखाना है कि हम विश्व में तटस्थ हैं, किसी के फेवर में नहीं हैं। तमाम देश ये भारत को उकसाए कि आप जाकर अफगानिस्तान में कूद पड़िए, यानी कि दाल भात में क्या बन जाइए, मुसलचंद। लेकिन मोदी जी मौनी बाबा थे, आज भी क्या है, मौनी है, कुछ बोले नहीं और न ही सेना भेजे। भारत का अरबों रुपया लगा है, सब बर्बाद हो गया। आपका मैंने डैम बनाया, बिल्डिंग बनाया, रोड बनाया, सब बर्बाद हो गया। अमेरिका का भले बर्बाद हुआ, लेकिन भारत का भी कम बर्बाद नहीं हुआ। अमेरिका रो रहा है रोज कितना बर्बाद हो गया, लेकिन भारत में देखिए कभी भी कोई ये नहीं कहा कि हमने इतना पैसा लगाया और डूब गया। माने भारत अभी धैर्य के साथ काम कर रहा है, अमेरिका जैसे बोल नहीं रहा है। तो आगे देखा जाए, ये आपका सहयोग देने की बात है। अगला देखा जाए आपका आर्टिकल 2 का क्लाज 6 देखा जाए। भाई क्लाज वाइज याद करके जाइएगा। गैर सदस्य राज्यों के लिए सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द नॉन मेंबर स्टेट। गैर सदस्य राज्य कौन माने जाएंगे, पहले ये समझिए। जो देश UNO के मेंबर नहीं है वह गैर सदस्य देश माने जाएंगे। तो उनके लिए भी आपका कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के जो देश आपका UNO के सदस्य नहीं हैं, उनके लिए भी ये नियम है कि वह ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सके। यानी कि अगर UNO का कोई देश सदस्य नहीं है और उसके कार्य से आपका इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को आपका खतरा उत्पन्न होता है, तो UNO उसके विरुद्ध भी क्या कर सकता है, कार्यवाही, भले वह UNO का सदस्य न हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के जो भी देश हैं, भले वो उनको सदस्य न हो, उनका भी कर्तव्य है कि इंटरनेशनल पीस और आपका क्या सिक्योरिटी को क्या करें, बनाए रखें। और अंतिम आ जाइए, राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। यानी कि जो स्टेट के इंटरनल मैटर होते हैं, आंतरिक मामले होते हैं, UNO का ये कर्तव्य है कि उन मामलों में UNO आपका कह सकते हैं कि कोई हस्तक्षेप न करे। अब आइए आपका इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से। आपका देखिए, इसको हम बता रहे हैं। मैटर दो प्रकार का हो सकता है। एक आपका इंटरनल, इंटरनल को हम कहते हैं आंतरिक, और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हुआ बाह्य, यानी कि आपका बाह्य मामला।
अब जब भी आप आंतरिक मामला पढ़िएगा तो थोड़ा कोरिलेट जरूर करिएगा। आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से करिएगा और एक आईपीसी की धारा आप करिएगा 509 से कर लीजिएगा इंटरनल मामला, और फिर आपका आईपीसी का सेक्शन 2 हम बताएंगे और 3 तथा 4 भी बताएंगे। लेकिन आईपीसी की एक सेक्शन तो याद रखिए कौन सा, 509। इंटरनल मामला, एक्सटर्नल मामला, पहले समझिए इसको। कब कोई मैटर इंटरनल या किसी देश का आंतरिक मामला माना जाएगा? यूएनओ चार्टर में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन सा मामला किसी देश का अंदरूनी मामला माना जाएगा। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास पर निर्भर करता है, अर्थात इसका मतलब कोई ऐसा मैटर है जो किसी एक देश को ही प्रभावित करता है, वह इंटरनल मामला, और ऐसा मैटर जो पूरे विश्व पर इफेक्ट डालता है वह क्या हो गया, एक्सटर्नल। ये जनरल बातें हैं। फिर एक बार समझिए, ऐसा मामला जो आपका किसी देश पर ही केवल प्रभाव डाले वह कैसा मामला है, इंटरनल। और ऐसा मामला जिससे कौन इफेक्ट हो, पूरा विश्व या ज़्यादातर देश, उसको आपका एक्सटर्नल मामला कहते हैं। अब कौन मामला इंटरनल होगा, कौन एक्सटर्नल होगा, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यों की निजता है, निजता मतलब प्राइवेसी है, प्राइवेसी मतलब एकांतता है, उसका सम्मान किया जाए और उसमें खलल न डाला जाए। ये यूएनओ का 7वां सिद्धांत है। अब इसी को जोड़ना है, आपका आंतरिक मामला, निजता का मामला, प्राइवेसी का मामला। तो सबसे पहले आप आर्टिकल 21 जोड़िएगा। अभी पिछली बार आपका ये क्वेश्चन मैं बता दूं, उत्तराखंड में पूछा गया था। आपका आर बनाम मने ये गोविंद का केस पूछा गया था कि निजता या एकांतता या प्राइवेसी पर कौन सा वाद है। तो उसमें तमाम वाद हैं। आपका गोविंद का है, आपका जो डकैत था मैंने उत्तर प्रदेश का खड़क सिंह का केस है। इसके बाद आपका मधुकर नारायण का केस है, जिसमें कहा गया कि वेश्या को भी प्राइवेसी का हक है। अब क्वेश्चन इंटरव्यू का यहाँ बनता है भाई, थोड़ा सतर्क रहना है। लास्ट में एक जो केस आया, रिटायर जस्टिस पुट्टू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो लास्ट केस है, इस केस में ये कहा गया कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, अर्थात निजता का अधिकार या एकांतता का अधिकार, आर्टिकल 21 में यह एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। 9 जजों की पीठ बनी थी, 9 जज थे बेंच में, और सर्वसम्मत से फैसला आया और आपका ये कहा गया कि एकांतता का अधिकार ये क्या है, फंडामेंटल राइट। अब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था, ये बना था कि आखिर एकांतता के बारे में पहले भी तमाम निर्णय आए, 2-3 हमने बताया भी, गोविंद का बताया, खड़क सिंह का बताया, फिर आपका ये मधुकर नारायण का बताया। तो इस केस में और उनमें क्या अंतर है, ये पूछा गया था। एक दिमाग में बैठा लीजिए। अन्य केसों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राइवेसी का उल्लेख किया गया था, लेकिन जो ये रिटायर जस्टिस पुट्टू स्वामी का केस आया, इस केस में आपका एकांतता का दायरा क्या कर दिया गया, वाइड, और पूरी तरह से एकांतता को इसमें क्या किया गया, सभी क्षेत्रों से समाहित, यानी कि ये वाइड वे हैं। और क्या थे, छोटे छोटे, यानी कि पार्ट पार्ट करके। अब आइए, किसी स्त्री की प्राइवेसी या एकांतता को भंग करना
वर्तमान में आईपीसी का सेक्शन 509 में दंडनीय है। जाकर देखिएगा, स्पष्ट लिखा गया है। और एकांतता पर आपका क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल बताया जा रहा है, तो आईपीसी की 3 धाराएं आपको याद रखना है। अगर इंटरनल मामला है यानी कि भारत के भीतर अपराध हैं, तो आईपीसी की कौन सी धारा अप्लाई करेगी? 2। और एक्सटर्नल किया जा रहा है, भारत की सीमा के बाहर अपराध होगा, तो आईपीसी की कौन सी धारा? 3 और 4। आगे देखिए भाई, आपका इस प्रकार 7 सिद्धांत समाप्त हुए। अब आइए, जब सिद्धांत समाप्त हो गए तो आर्टिकल आपका ये 1 भी हो गया, 2 भी। अब आइए देखा जाए यूएनओ चार्टर का चैप्टर 2 हमें शुरू करना है। अध्याय 1 याद रखिए, अध्याय 1 में 2 बातें थी, आपका उद्देश्य और क्या? सिद्धांत। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से 2 तक। अब चैप्टर 2 आइए। चैप्टर 2 मेंबरशिप के बारे में है, यानी कि सदस्यता के बारे में है। और सदस्यता के बारे में प्रावधान आर्टिकल 3 से लेकर आपका 6 तक में किया गया है। यहाँ से कई बार मिलाने के लिए क्वेश्चन आया है, गलत न हो मिलाने वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे मिलाने के लिए आया है। आपका 3, 4, 5, 6 कौन सुमेलित नहीं है और कौन सुमेलित है। फिर एक बार तैयार करिए। सेक्शन 3 में नहीं, आर्टिकल 3 में ओरिजिनल मेंबर हैं, मूल सदस्य। आपका नए सदस्य यानी कि न्यू मेंबर बनाए जाएंगे, तो कौन सा? आर्टिकल 4। आर्टिकल 5 में मेंबरों को सस्पेंड किया जाना, निलंबित किया जाना और मेंबर को यूएनओ से बाहर कर दीजिए, तो कौन सा? आपका आर्टिकल 6। रट कर जाइएगा चारों। मूल सदस्य, नए सदस्य, सदस्यों का निलंबन और सदस्यों का क्या? निष्कासन। फिर एक बार एकदम शुरुआती दौर से देखा जाए। आर्टिकल 1 से ही भाई कोरिलेट करना है, क्योंकि पिछली बार आ चुका है। आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है? पर्पज। प्रिंसिपल किस में दिया गया है? 2 में, और ये बताया गया। अब आइए 3 देखा जाए। देखिए आपका जहां तक आर्टिकल 3 की बात है, आपका इसमें ओरिजिनल मेंबर अर्थात यूएनओ के मूल सदस्यों का उल्लेख है। मूल सदस्य, ओरिजिनल मेंबर, या इसको हम कहते हैं फाउंडर मेंबर। भाई याद रखिए, फाउंडर मेंबर कितने थे? तो लगातार तो आपको लिखवाया जा रहा है, 10 बार बता मैं चुका हूँगा। कितने फाउंडर मेंबर थे? 51। मूल सदस्य किसे माना जाएगा? तो पहले कुछ कोरिलेट कर लिया जाए। कोरिलेट आपका जो करना है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से किया जाता है। तब इसको आर्टिकल 3 2-2 मिनट का है, 4-4 मिनट का, ज़्यादा भी इधर नहीं है। आपका 2-2 3-3 मिनट का आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद है, लेकिन कोरिलेशन जबरदस्त होना चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जब मूल पढ़िएगा तो आपको ओरिजिनल, या जब भी मूल पढ़िए तो मैं बता दूं 2 आर्टिकल पकड़े रहिएगा। एक आर्टिकल आपका संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 का क्लाज 1 पकड़े रहिए, और दूसरा आपका कह सकते हैं कि 131 पकड़े रहिएगा आर्टिकल, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, और इसमें आपका 124 में सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जज। तो बताइए, मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में जजों की मूल संख्या कितनी थी? 7। और 7 ना मारिएगा भाई, मुख्य न्यायाधीश को क्या छोड़ देंगे, फिर वही कहानी याद आ गई, इसीलिए गलती होता है। 7 अन्य जज, और आप नहीं 7 थे, 8 था। 7 अन्य जज और 1 सीजीआई। भाई 8 मारिएगा, 7 नहीं। देखिए फिर एक कहानी हम बता रहे हैं, क्योंकि कल शाम को भी बताते समय हमने बताया था, आपका 5 व्यक्ति थे, गिन रहे थे अपने को,
तो जब एक आदमी गिन रहा था तो अपने को गिन ही नहीं रहा था। फिर एक कहानी समझिए, गलती न हुई है, आपका ओरिजिनल बताया जा रहा है। एक कहानी फिर समझिए ताकि दिमाग में बैठे। एक रेगिस्तान का एरिया था और 5 लोग आपका काम खोजने गए, और आपका जब भी वो लोग गिन रहे थे तो जो भी व्यक्ति गिन रहा था अपने को छोड़ दे रहा था और 4 को गिन रहा था। बहुत पांचों परेशान हो गए कि हम लोग चले थे 5 लोग और एक क्या हो गया भाई। बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे, यानी कि इसमें कोई शक नहीं था। आपका यानी सिद्धांत है ये। अब देखिए इसी को प्रिंसिपल कहते हैं। आपका बहुत पढ़ा लिखा है। देखिए एक और उदाहरण देखिए, यानी कि ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, आपका LLM किया है, फिर गोल्ड मेडल पाया है, लेकिन आपका तो प्रिंसिपल से मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, लेकिन जब क्लास में जाता है पढ़ाने तो उल्टा सीधा पढ़ाकर आ जाता है, तो ये व्यवहार हो गया। तो भाई प्रिंसिपल और व्यवहार में क्या है अंतर, UNO भी हम बताएंगे तमाम चीज़ें, लेकिन फिर बैक हो जाए इस उदाहरण को ख़त्म करके आगे भी बढ़ना है भाई। तो एक आदमी आया तो भाई उस आदमी से ये पांचों पूछे कि हम लोग चले थे 5 लोग और गिनती में 4 ही लोग आ रहे हैं। तो वो आदमी कहा कि तुम लोग हो 5, अब कैसे 5 हो, एक डंडा दो हमें, एक एक डंडा हम मारेंगे और जिस पर डंडा पड़ेगा वह 1 2 3 क्रम से बोलेगा। और जब 5वें पर डंडा पड़ा तो बोला 5, तब उनको विश्वास हुआ कि हम लोग कितने लोग थे, 5। मैंने अब समझ में आ गया। तो आइए देखा जब भाई आपका फिर बैक होइए, आपका ओरिजिनल जो आपका जजों की संख्या थी टोटल 8 थी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल अधिकारता या प्रारंभिक अधिकारता आपका सुप्रीम कोर्ट की दी गई है आर्टिकल 131 में। फिर बैक हो जाइए आपका UNO चार्टर। UNO चार्टर के आर्टिकल आपका 3 में UNO के आपका फाउंडर मेंबरों का उल्लेख है। तो कौन फाउंडर मेंबर माने जाएंगे, इसके लिए 2 प्रावधान किया गया है। देखिए क्या किया गया है भाई। फाउंडर मेंबर वह होंगे जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में क्या लिए थे, भाग लिए, इस चार्टर पर क्या किए, हस्ताक्षर, और फिर आर्टिकल 1110 के तहत उनकी लेजिस्लेचर ने, बताया था मैं, उनकी विधायिका ने इस चार्टर का अनुसमर्थन कर दिया, रेटिफिकेशन किया या ओके किया, वे मूल मेंबर माने जाएंगे। एक बात और मैं बताया था कि 1 जनवरी 1942 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र घोषणा की गई थी। तो जो 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा की गई, उस घोषणा पर जितने राज्यों ने हस्ताक्षर किया था, फिर वे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिए। भाग लेने के बाद वह नए चार्टर पर भी साइन किए और उनकी संसदों ने, पार्लियामेंट ने इस चार्टर को क्या किया, अनुसमर्थन कर दिया, तो वे भी फाउंडर मेंबर माने जाएंगे। तो आपका फिर याद रखिए 26 जून, डेट मैं लिखवा चुका हूँ, 26 जून आपका 1945 को 50 देशों ने साइन किया था चार्टर पर, और 15 अक्टूबर को किसने किया, एक देश ने किया, और वह कौन था, पोलैंड। याद रखिए अंतिम देश कौन था। और 24 अक्टूबर 1945 को UNO का गठन हुआ। तो ये 50 देश, और लास्ट वाला कौन था, पोलैंड, गठन के पहले ये